क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटे, इसने बोला एक इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है, दोनों की वेवलेंथ कितनी है, 2 नैनोमीटर की है। तो फाइंड देयर मोमेंटम, तो हमें मोमेंटम निकालना है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वेवलेंथ कितनी है, 2 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों कैसा दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो हमें मोमेंटम निकालना है। तो हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में कितना होता है, पी होता है, ये तो होता है। तो मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन में कितना, लैम्डा। और ये तो आ गया यहाँ से, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, और हमें इसमें वेवलेंथ दे रखी है कितनी, दिस इज 2 मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर। नैनो का मतलब 2 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया। वेवलेंथ तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों हमें कितनी दे रखी है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा में इतना दे रखा है। तो हमसे बोला है कि इसका मोमेंटम निकालो कितना है। मोमेंटम फोटोन का बोल सकते हो, मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बोल सकते हो, दोनों ही बराबर होंगे। तो h की वैल्यू में पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। सोल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फोटोन की। तो बेटे जी हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इधर देखो जरा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ये तो होता है। P इज इक्वल टू √2 के एम, ही तो होता है बेटा जी रिलेशन। तो स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर रूट कर दिया, वो स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, और ये फार्मूला आ गया। P अभी हमें पता है, जो ऊपर से ले लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, इतने जूल एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद बोला है काइनेटिक एनर्जी, निकल गया, सब कुछ निकल गया, काइनेटिक एनर्जी भी निकल गई। एनर्जी ऑफ द फोटोन, तीसरा पार्ट पूछा है एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन होता है E इज इक्वल टू SC अपॉन में लैम्डा, और SC की वैल्यू हमने याद करी थी कितना, 19.8 इंटू 10 की पावर -26, और लैम्डा में कितना दिया हुआ है, 2 नैनोमीटर। ये जो हमारी एनर्जी किसमें आएगी, जूल में, और हमें एनर्जी बेसिकली किसमें निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन के मास से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आंसर किस में आ जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन हमारा बोला है, इसने बेटे एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, दोनों एक्सीलरेट कर रहे हैं सेम पोटेंशियल से। तो ये अल्फा पार्टिकल है और ये किसका है, दिस इज प्रोटॉन। दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम, दोनों सेम पोटेंशियल से एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो आपसे बोला है भाई कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, इनका लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा टू लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। चलें, देखो जी, अब पोटेंशियल दिया हुआ है और ये हमें पूछा है, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी, एंड कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, Q इंटू में V, अरे Q इंटू V क्या है, पोटेंशियल, ये तो होता है। और पोटेंशियल और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कितना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 2m। तो नहीं है समझ में। तो अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो P स्क्वायर इज इक्वल टू QV इंटू 2m, स्क्वायर रूट करोगे तो P इज इक्वल टू √2QV इंटू m। क्लियर, ओके। तो चलिए अभी शुरू करिए। अरे ये तो फार्मूला लगाया हमने, P इज इक्वल टू √2KEm, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या ले सकते हैं, QV, बस। अब ये मोमेंटम किसका बेटे, तो आंसर है प्रोटॉन का है, तो यहाँ क्या लिखोगे, प्रोटॉन, और मास किसका है, प्रोटॉन। यहाँ पे इक्वेशन किसके बनाओगे, दिस इज अल्फा, √ चार्ज किसका, अल्फा का, पोटेंशियल किसका, अल्फा का, मास किसका, अल्फा का। अब एक छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो अल्फा होता है ना बेटे, अल्फा किसकी प्रॉपर्टी लेके चलता है, हीलियम की, किसकी, हीलियम की। इसका मतलब अगर मैं इसे प्रोटॉन से कंपेयर करूं, दिस इज प्रोटॉन, प्रोटॉन किसकी प्रॉपर्टी लेके जाता है, हाइड्रोजन की। तो आपको पता है कि अगर मैं अल्फा का चार्ज देखूं, और ये नीचे क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज, ऊपर क्या लिखा होता है, मास। तो अगर मैं अल्फा के चार्ज की बात बोलूं तो चार्ज ऑफ अल्फा जो है वो कितना है, दुगना है चार्ज ऑफ प्रोटॉन से, कंपेयर करें तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और बेटे अल्फा का जो मास है, मास ऑफ अल्फा वो कितना है, 4 गुना है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों को डिवाइड करो, जब भी रिलेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड किया, जैसे ही आप दोनों को डिवाइड किया तो हमने देखा P अपॉन में P इज इक्वल टू √, दोनों पे √ है ना बेटे, तो 2QP MP VP अपॉन में 2
क्यू अल्फा, वी अल्फा और कितना एम अल्फा। 2 से 2 गया भाई। और ये कितना है यहाँ से आपको पता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन ही रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन भी वही रहेगा, वीपी भी उतना रहेगा। लेकिन चार्ज ऑफ अल्फा कितना है, ट्वाइस, अरे दुगना हो गया ना चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, और मास कितना है 4 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन के। और ये कितना है हो गया सारा वी अल्फा। और ये दोनों कैसे दिए हैं हमें, बराबर, तो मैं दोनों को बराबर करके क्या लिख सकता हूँ, वी अल्फा इज इक्वल टू वी पी। तो ये दोनों क्या हो, कट गए, एम पी से एम पी गया, क्यू पी से क्यू पी गया, तो कितना आ गया 1/√8। तो ये कितना है पी पी अपॉन में पी अल्फा, सही तो था वो, तो मल्टीप्लाई, तो इनका रेशो ही आ गया 2√2। अगला सुनिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना सारे के सारे। बेटे जी इसमें जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक लाइट है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी हम 10 की पावर 15 हर्ट्ज यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर है जी अपने पास 28। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी 10 रेज़ टू द पावर 15 हर्ट्ज हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ये लाइट ना दो मटेरियल पे पड़ रही है, एक पी एक क्यू। इधर देखो सारे के सारे, पहले पी और क्यू इन दोनों पर ये लाइट पड़ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। इसने बोला है कि और उसमें हमने कुछ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट की, इसमें हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिली। पहली ऑब्जर्वेशन बेटे, और हमें बताना है कि अगर हमें पहली ये ऑब्जर्वेशन मिल रही है तो उन ऑब्जर्वेशन को हमें एक्सप्लेन करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी हमने दो मेटल थी, इनके ऊपर लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी थी, दोनों लाइट को हमने इसी लाइट को दो मेटल सरफेस के ऊपर डाला और कुछ ऑब्जर्वेशन करी। आप पहले उन ऑब्जर्वेशन को सुनिए क्या कहती है। तो जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है उसमें यह है कि जो सरफेस पी है ना, आर यू सीइंग दैट द सरफेस पी, जो सरफेस पी है इसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो निकलते हैं, बट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हैविंग जीरो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते। तो इन केस अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इसने बोला है कि जो सरफेस पी है, सरफेस पी, इससे इलेक्ट्रॉन तो निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जीरो। ये ऑब्जर्वेशन थी। नंबर दूसरे में सुनिए क्या था, नंबर सेकंड में सरफेस क्यू, इसमें जो ऑब्जर्वेशन है ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव सम काइनेटिक एनर्जी, और इनके पास क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अरे बात समझ आ रही है? ओके, तो आपको बताना विच वन ऑफ दीज केस हैविंग हायर वर्क फंक्शन। तो पहले तो ये बताओ इन दोनों में से सॉल्यूशन किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, पहले का या दूसरे का? किसका? पहले का। क्योंकि भाई जब लाइट यहां से पड़ रही है तो लाइट की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, तो न्यू तो दोनों के लिए बराबर है, तो लाइट तो दोनों पे बराबर पड़ रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ई माइनस डब्ल्यू नॉट। तो अब तुम सोचो ई तो दोनों के लिए बराबर था, अगर जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन की निकलने की काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, कम। इन केस ऑफ फर्स्ट, पहले केस में क्या था, पहले केस में इलेक्ट्रॉन निकल तो जाते हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लाइट की एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों हो रही है, क्योंकि ई पक्का डब्ल्यू के बराबर है। इसमें से डब्ल्यू नोट में से डब्ल्यू नोट को माइनस करोगे तो कितना आ गया, जीरो। जीरो नहीं है बेटे समझ में? तो इसका मतलब इन केस ऑफ पी वर्क फंक्शन इज हायर देन क्यू। नहीं आया समझ में, वर्क फंक्शन क्यू से। अगला सुनिए, दूसरा पार्ट क्या पूछा है, इफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली रिड्यूस, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन को स्लाइटली रिड्यूस कर दें, व्हाट विल हैपन टू द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन इन टू केस। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, तो इन दोनों केसेस में से बताइए कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसमें से और इस वाले में से। पहले में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में से निकल जाएंगे क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है। अरे समझ में आया भाई? इसका तो बिल्कुल ही बराबर था, थोड़ा सा भी कम करोगे तो लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी, मतलब लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे नहीं।
लेकिन इसका वर्क फंक्शन तो कम है ना, तो इसे कम एनर्जी चाहिए निकलने के लिए। तो इसका मतलब इस केस में इन केस ऑफ पी क्यू, इन केस ऑफ क्यू वर्क फंक्शन स्मॉलर इफ वी डिक्रीज लिटिल बिट फ्रीक्वेंसी। अगर मैं लाइट की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दूं तब भी लाइट की एनर्जी किससे ज्यादा होगी, वर्क फंक्शन ज्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही होगा। इसका मतलब P, अरे सेकंड पार्ट में, इफ न्यू डिक्रीज सो P विल नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बट Q show because of smaller work function। अगला क्वेश्चन फिर आपसे है, शायद तो आप बताइए हमें बच्चे, ये लाइट है, ये लाइट ना 3 सरफेस से पड़ रही है ए बी सी, आर गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 29, ये 3 मेटल पर लाइट पड़ रही है ए बी और सी, और जो लाइट पड़ रही है सब पे बराबर पड़ रही है, सेम फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम 10 की पावर 15 हर्ट्ज, सब पे सेम है जी। क्वेश्चन ये था इसमें कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इन तीनों केसेस में सेम है तो हमने ये नोट किया कि जो सरफेस ए है उसमें से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। सुनते जाइए आप, पहले ए सरफेस में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, बी में से इलेक्ट्रॉन निकलते तो हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। सी केस में इलेक्ट्रॉन निकलते भी हैं और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो आपको आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करके इन तीनों कंडीशन को एक्सप्लेन करना है। तो सोचो ए में क्या होता है, ए में, ए के केस में ऑब्जर्वेशन जो हमने करी, ऑब्जर्वेशन कि जो लाइट पड़ती है, लाइट इस मेटल सरफेस पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन तो इमिट हो जाते हैं बट उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0। सी केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट भी होते हैं और एंड हैव सम काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो आप बता सकते हो इस केस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलते, पक्का लाइट की एनर्जी पक्का वर्क फंक्शन से कम है। अरे यार एक ही तो बात है, या लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। बेटे वर्क फंक्शन जो सारे निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई समझ में। अच्छा दूसरे केस में बता, देखो दिव्यांश बताओ बेटे, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्यों, मतलब एनर्जी पक्का वर्क फंक्शन के बराबर है, मतलब न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। तीसरे केस में क्या होता है, क्योंकि लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान रखो, नहीं है बेटे समझ में, क्लियर। अगला सुनो, डिस्क्राइब द सुटेबल एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हम लोगों ने वो हॉलवर्क एंड लीनार्ड एक्सपेरिमेंट बनाया था, उसमें हमने शो करके दिखाया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को। अगला सुनिए, स्टेट द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, स्टेट द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। चल भाई दिव्यांश शुरू हो जाए बताना। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए जी, जो इसका लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन सबसे पहले ये कहता है कि अगर सुनिए, जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते चले जाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारा करंट इंक्रीज होता चला जाएगा। सुनते जाओ आराम से। इसी तरह से जब हम लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेंगे तो सैचुरेशन करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये फर्स्ट लॉ कहता है कि आई इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नंबर दूसरा लॉ कहता है कि आप लाइट की इंटेंसिटी चाहे जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो, ये करंट सिर्फ उसी कंडीशन में इंक्रीज होगा जब तक कि लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। यस, जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगी, जब तक नहीं होगी, चाहे आप जितनी मर्जी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, करंट नहीं बनेगा। तो ये बात कब तक सत्य है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? तो आंसर है जब तक कि लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ना हो, या लाइट की वो मिनिमम एनर्जी जो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, वर्क फंक्शन से। क्योंकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इमिशन की बात, इसलिए लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए या लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं आया बेटे बात समझ में?
तो अगर हम ये बात करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाइए तो करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन वो तभी हो सकता है जब लाइट की फ्रीक्वेंसी सूटेबल हो। और जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। क्लियर? अगला सुनिए नंबर इसका ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर तीसरा सुनिए, नंबर थर्ड लो ये कहता है इसका कि लाइट की जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, लेकिन करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। और फोर्थ लॉ ये कहता है इसका कि जब लाइट किसी एक मेटल सरफेस से पड़ती है तो लाइट का पड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना इट इज़ ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, लगभग 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -9 सेकंड के समय होता है पढ़ने और निकलने में। इट इज़ ए वेरी फास्ट प्रोसेस, ये आपको याद होना चाहिए बेटे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, एस्टैब्लिश द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यूज दिस इक्वेशन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। हाँ जी, आइंस्टाइन के लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस को एक्सप्लेन करिए। कौन करेगा? रेज योर हैंड। तो इसका जो फर्स्ट था, सुनिए आराम से। तो आइंस्टाइन ने जो अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी उसमें ये बताया था, अपने लॉ को एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए कि पहला, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल ओनली। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ इंटरेक्शन दो चीज़ों के बीच में होता है, पहला है फोटोन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। नहीं है समझ में? क्लियर? दूसरा एक्सप्लेन ये करता है कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, लाइट की जो एनर्जी है, लाइट की वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, दिस इज नोन एज क्या? वर्क फंक्शन। फॉर गेटिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ द लाइट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। और लाइट की वो मिनिमम एनर्जी जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा लॉ ये कहता है कि देयर इज अ इंट्रैक्शन ऑफ वन फोटोन टू वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। और उसी में आपने बताया कि जो ये फोटोन जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसकी क्या शर्त है? तो आंसर है इसका कंजर्वेशन का नियम ये कहता है कि जो फोटोन मेटल पे जाके बढ़ रहा है उस फोटोन की जो एनर्जी है एच न्यू वो रिमेन कंजर्व होगी, वो बदलेगी नहीं, जैसी है वैसी रहेगी, बस उसकी फॉर्म बदल सकती है। तो पहला, उसकी एनर्जी कहाँ यूज होती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो मिनिमम एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो गई, दिस इज नोन एज क्या? वर्क फंक्शन। बात समझ? और बची हुई एनर्जी क्या करती है? आंसर है इलेक्ट्रिक। बची हुई एनर्जी क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाती है। तो एनर्जी ऑफ द लाइट ये तो था। अगर मैं इसको इधर उठा के ले जाऊं तो एनर्जी जो लाइट की एच न्यू किस में यूज हो रही है? वर्क फंक्शन में। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? ओके। अगला सुनिए, छोटा सा ग्राफ और समझदारी का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 33, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने इसको बना रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। अगर आपको शायद थोड़ा बहुत याद हो तो याद आ रहा है 33 का, फिर भी मैं हल्का सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये ग्राफ बनता है। याद आ गया? हाँ, तो ये वाली, तो अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हम जैसे जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कब तक नहीं हो सकता? जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं हो तब तक फ्रीक्वेंसी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नोट। तो ये बात कब तक सत्य है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के। कब तक सत्य है बात? जब तक कि लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ना हो। ठीक। अगला सुन, दूसरा बोला है व्हाट डज द स्लो, इसके बाद इसी में पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? स्लोप। और इसने बोला है कि भाई ये बताइए कि जो ये स्लोप है, प्लीज भाई साइलेंटली सुनिए, ये स्लोप हमें क्या देता है इस ग्राफ में? तो हम लोगों ने देखा था इसका जो स्लोप होता है, स्लोप दिस इज m, ये हमें h अपॉन में e की वैल्यू देता है। क्या देता है? e की वैल्यू। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने। नंबर सेकंड पूछा है कि बताओ कि आप इसमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम इसका स्लोप निकालेंगे। अरे यार, इसका स्लोप अगर निकालना है तो ये कितना हो गया? दिस इज v2 और ये कितना है? v1। ये कितना है? nu1। ये कितना है? nu2। तो ये स्लोप किसके इक्वल है? v2 माइनस v1 अपॉन में nu2 माइनस nu1।
तो हम स्लोप निकाल लेंगे, तो h निकालना है, तो h इज इक्वल टू स्लोप इंटू में e। नहीं बेटे समझ में? उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या है इसमें, हाउ कैन द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल बी डिटरमाइन फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से हम वर्क फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो आंसर है यही तो है स्टॉप में, ये रहा न्यू। अगर मुझे न्यू मिल जाएगा, न्यू नोट अगर मेरे पास है, कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। और जब हमारे पास न्यू नोट है तो डब्ल्यू नोट कितना होता है, एच न्यू नोट। नहीं है भाई समझ में? और इंटरसेप्ट से भी निकाल सकते हैं वैसे। ये सी क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट, वो कितना होता है माइनस डब्ल्यू नोट अपॉन में ई। अगर मुझे इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो मैं ई से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकता हूँ, डब्ल्यू नोट निकाल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए 35 क्वेश्चन नंबर बना के देखेंगे आप लोग, थोड़ा ट्राई करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए बेटे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। इसने बोला है, आराम से देखिए जरा क्वेश्चन को। इसने बोला एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है क्वेश्चन नंबर 35 में। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सुनो, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। और द पावर इमिटेड, जो पावर वो इमिट कर रहा है वो पावर दिया 2 × 10⁻³ वॉट। अब इसने बोला एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालो, ईच फोटोन की एनर्जी। तो यार एनर्जी का फार्मूला तुम्हें पता है, एच न्यू होता है। तो एच की वैल्यू तो भी तुम्हें पता है 6.6 × 10⁻34 और न्यू तुम्हें दे रखा है 6 × 10⁻14। तो ये एनर्जी निकल गई। अगले पार्ट में बोल रहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो यार हमें पता है, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है, हमें ये निकालना है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड कितने होंगे, ये तो होता है। तो पावर का फार्मूला तो हमें पता है एन ई अपॉन में, अरे एनर्जी अपॉन में टाइम, ये तो होता है। और एन ई अपॉन में टी हमें निकालना है, तो एन अपॉन में टी तो हमें निकालना है, और पावर अपॉन में एनर्जी। और पावर कितनी दी है, 2 × 10⁻³ और ये एनर्जी है 6.6 × 10⁻34 × 6 × 10⁻14। बेटे समझ में आ गए? क्या आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, 0. सही आ रहा होगा। अगला देखिए, कैलकुलेशन कर लेना, नहीं होगी तो फिर दोबारा करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए जी 36 क्वेश्चन नंबर में इसने बोला बेटे, शायद यार ध्यान कर बेटा, इन्हें बोला 5% ऑफ द लाइट, 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू द लाइट बल्ब इज रेडिएट एज ए विजिबल लाइट। मतलब टोटल एनर्जी में से लाइट की कुल 5% ही जो है एक विजिबल लाइट की तरह काम कर रही है। तो इसने बोला है हाउ मैनी विजिबल फोटोन आर इमिटेड बाय 100 वोट बल्ब। तो हमें निकालना भाई कितने फोटोन्स इमिट होंगे उस लाइट से, ये हमें कैलकुलेट करना है। कब, अगर जो बल्ब है उसकी पावर कितनी हो, 100 वोट का वो बल्ब हो, और उसकी जो वेवलेंथ हो वो कितनी हो, दिस इज 5600 एंगस्ट्रॉम। अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। मतलब जो टोटल लाइट की एनर्जी है, उस एनर्जी में से सिर्फ 5% लाइट ही ऐसी है जो कहाँ यूज हो रही है, जो एज ए विजिबल लाइट की तरह यूज हो रही है। और वो जब एक मेटल सरफेस से पड़ रही है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है। तो आपको बताना है कि जब वो लाइट किसी एक मेटल सरफेस से पड़ेगी, तो जब पड़ेगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा पर सेकेंड, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो 1 सेकंड के अंदर, ये हमें कैलकुलेट करना। अगर जो लाइट पड़ रही है, जो बल्ब है, उसकी पावर कितनी दे रखी है हमें, 100 वॉट के, कितना है जी, 100 वॉट का है। और जो लाइट फोटोन पड़ रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 5600 एंगस्ट्रॉम। तो जो लाइट पड़ रही है, भाई इधर देखिए थोड़ा सा, तो क्वेश्चन ये था बेटे कि एक लाइट है, उस लाइट की अपनी टोटल कुछ एनर्जी है, और उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, इतनी है, ठीक। इसमें से गुड़िया सिर्फ 5% लाइट ही एज ए विजिबल लाइट की तरह यूज हो रही है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज हो रही है। तो हमें बताना है कि अगर जो लाइट पड़ रही है उस लाइट की अगर पावर कितनी हो, इतनी हो विजिबल लाइट,
जो विजिबल लाइट है उसकी पावर अगर इतनी हो तो बताओ वो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने निकाल रही है 1 सेकंड के अंदर। चले तो आइए जी 1 सेकंड के अंदर दिस इज वन। तो हमें पता है लाइट की जो एनर्जी है वो कितनी होती है एस अपॉन में लैम्डा। तो जो लाइट हमारे लिए इफेक्टिवली यूज हो रही है वो कितनी यूज हो रही है इस टोटल एनर्जी में से कितनी गुड़िया, अरे व्हाइट लाइट, तो इस एनर्जी में से कितना यूज हो रही है कुल 5% नहीं यूज हो रहा है इसका, तो 5 अपॉन में 100 हो गया। अरे इस पूरी लाइट का सॉरी इस पूरी लाइट का कितना यूज हो रहा है 5%, तो कितना हो गया E इज इक्वल टू 5 अपॉन में 100, और ये E है कितना एस सी अपॉन में लैम्डा और इंटू में 5 अपॉन में 100। इसकी वैल्यू क्या होती है तो हमें पता 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26, और लैम्डा कितना दिया हुआ है 5600 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की पावर माइनस 10, और कितना है बेटे 5 अपॉन में 100। अरे एनर्जी निकाल लेंगे आप लोग। उसके बाद बेटे जब हमारी एनर्जी आ जाएगी ये जूल में, तो हमें पावर का फार्मूला पता है, पावर का फार्मूला कितना हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी कितनी होती है टोटल एनर्जी एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो ये एन ई एनर्जी कितनी है जी इसको डायरेक्ट निकाल लो, एन निकालना है तो एन इज इक्वल टू पी टी अपॉन में ई। तो पावर अपने को कितनी दी हुई है 100 और टाइम 1 सेकंड, और एनर्जी कितनी दी है 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 56 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू में 100, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा। हाँ भाई बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 क्वेश्चन नंबर में बोला है एक लाइट है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर की, लाइट की वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर की, और ये इंसिडेंट हो रही है एक सरफेस पे, कुछ होगी लाइट की एनर्जी एस सी अपॉन में लैम्डा, तो लाइट की वेवलेंथ इतनी है वो एक सरफेस के ऊपर पड़ रही है, तो हमने ये रिकॉर्ड किया कि उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट वो कितना है 6 वोल्ट है। तो हमें बताना है कि लाइट की हम वेवलेंथ कितनी यूज करें, ये लैम्डा 1 था, कि हम लाइट की वेवलेंथ कितनी चेंज करें कि अगर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाए, लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज करके हमने कितना कर दिया 600 नैनोमीटर, मतलब लाइट की वेवलेंथ पहले 400 नैनोमीटर की थी, वो एक मेटल सरफेस में पड़ती है, तो हमने रिकॉर्ड किया स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट का है। तो अब हमसे पूछा है कि बताओ कि अगर हम लाइट की वेवलेंथ 600 नैनोमीटर कर दें इसी मेटल पे डालें इसी मेटल पे, तो बताओ कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, इसको हमने मान लिया वी डैश डैश। चले तो बेटे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू नॉट, ये फार्मूला याद है जी। और ये काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं ईवी नॉट, तो पहली इक्वेशन तो बनाइए ईवी नॉट इज इक्वल टू, और ये एनर्जी कितनी होती है एस सी अपॉन में लैम्डा, और ये कितना है माइनस डब्ल्यू नॉट, तो पहले वेरिएबल से बना लो, ये कितना है डैश, ये कितना है दिस वन, और ये तो एक ही मेटल इसलिए सेम रहेगा, ईवी नॉट 2 इज इक्वल टू एस सी अपॉन में लैम्डा 2, और माइनस का कितना हो गया डब्ल्यू नॉट, है बेटे समझ में। तो अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूं तो डब्ल्यू नॉट कट जाएगा ना। अच्छा अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे वेरिएबल ज़्यादा है ना इसमें, अरे यार तो डब्ल्यू नॉट भी एक अभी वेरिएबल है वो भी नहीं पता हमें, और साथ में कितना है एक वी नोट है, तो एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहां से देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करिए फर्स्ट में से सेकंड को, फर्स्ट में से करो जी, तो कितना आ गया ई वी नॉट 1 लिखा है इसको 2 माना है, तो इसको लिख लो 1 और इसको लिख लो 2, तो डालिए जी, तो ई वी नॉट माइनस ई वी नॉट 2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू नॉट माइनस एस सी अपॉन में लैम्डा 2 प्लस डब्ल्यू नॉट, एलिमिनेट हो गया ना बेटे, तो ई तो कॉमन आ गया इसमें से, ई नॉट 1 माइनस ई नॉट वी नॉट 2 इज इक्वल टू एच सी कॉमन आ गया 1 अपॉन में लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन में लैम्डा 2, तो इसको तो यहाँ लिख लो, तो वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन में ई और 1 अपॉन में लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन में लैम्डा 2, इसको v2 को मुझे क्या निकालना है v2 निकालना है ना, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, तो वी नॉट 1 माइनस एस सी अपॉन में ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन में लैम्डा 2 इज इक्वल टू वी नॉट 2। मन्नू समझ में आया। और मेरे बेटे
आपको पता है कि V01 हमें कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, माइनस एच की वैल्यू हमें पता है 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1 अपॉन में लैम्डा 1 वी हैव आई थिंक गिवन 400 नैनोमीटर। इसको नैनोमीटर को सोल्व करके बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहे तो, और लिखना है तो लिख लेना 10 की पावर माइनस 9 मीटर। माइनस का कितना था 600 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर, और मेरे ख्याल से हो जाएगा 16 V2 निकालना नहीं बेटे समझ। अगला क्वेश्चन सुनो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन, सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। देखो जी बहुत छोटा सा है 39 बेटे। 39 क्वेश्चन नंबर में बोला है कि आपको 3 मेटल दिए हुए हैं, दे आर द 3 मेटल्स वी हैव गिवन, दिस इज सोडियम, दिस इज पोटेशियम और फिर मोलिब्डेनम। इसने बोला है कि इन तीनों के वर्क फंक्शन दिए हुए हमें, वर्क फंक्शन फॉर सोडियम हमें दिया हुआ है 1.92 और इसके लिए दिया हुआ पोटेशियम के लिए दिया हुआ 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब, और इसका कितना दे रखा 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधी सी बात है, आया समझ में। ये 3 मेटल के वर्क फंक्शन है, और पता है क्वेश्चन क्या बोला है इसने कि एक लाइट इन तीनों मेटल पे पड़ रही है और इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो हमें गिवन है कितनी 300 नैनोमीटर की। अब हमें बताना है कि अगर ये लाइट इन तीनों मेटल पर पड़े ऐसे करके और सबकी वेवलेंथ कैसी है बराबर है, तो किस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसकी शर्त हमें बहुत अच्छे से पता है, कौन सी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है एनर्जी। जब लाइट की अगर हमारी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी और करंट भी बनेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन ये है कि एनर्जी ऑफ द लाइट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइट की एनर्जी निकाल लेंगे, उस एनर्जी को इन तीनों की एनर्जी से कंपेयर करेंगे। अगर लाइट की एनर्जी इन तीनों में से जिससे ज्यादा होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। लेकिन मस्ट रिमेंबर, जो तुम एनर्जी का फार्मूला लगाओगे एनर्जी तुम जूल में निकालोगे, लेकिन कंपेयर किस में करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो हमारी एनर्जी जूल में आएगी उसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना है हमने। तो देखो जी, तो लाइट की एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो कितना है Sc अपॉन में लैम्डा, इसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, और Sc की वैल्यू होती है 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26, और लैम्डा कितना अपने को 3000 दे रखा है, और ये कितना 10 की पावर माइनस 9 और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट से तो पॉइंट कट गया भाई, और 16 और 9 कितने होते हैं 28, 28 में से 2 गए 26, अरे नहीं समझा 28, ये 2 गई और ये गया कट गया, तो हमारे पास आ गया 9 इतना और 3 इंटू 16, 3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18, 16 से काटो 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64 पॉइंट, कितना आ गया जी 2 आ गया, 16 कम 16, फिर कितना आ गया 4, अरे ये तो आ गया 16 चौके 64, 2 16 कम 16 4, फिर 16 कम 16 1, ये तो आ गया, बस 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 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कंपेयर कर मुन्नू, इनसे कंपेयर कर, इनमें से किससे इसकी एनर्जी ज्यादा आ रही है, इससे भी आ रही है, इससे भी आ रही है, लेकिन इससे नहीं आ रही, तो एक्यूरेट निकालना जरूरी है। अच्छा, अगर 4.1 निकाल दोगे तो गड़बड़ कर दोगे, पूरा निकालना है तो किस किस से निकल जाएगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, लेकिन इससे नहीं निकलेगा है बेटे। नहीं नहीं, अगर थोड़ी भी कम होती है तो भी नहीं निकलेगा, ये तो गड़बड़ है। हाँ तो फिर कंपेयर करो उससे, आपको पता चल जाएगा, वो तो 7 आ गया तो वैसे भी कंपेयर कर सकते हो बेटा, सीधा सा है ना, पूरा निकालो यार, जो कंपैरिजन का मेथड है तो कोई बात ही नहीं है फिर, नहीं आ भी समझ में। तो इसका मतलब सो एनर्जी ऑफ द लाइट जो है वो ग्रेटर किससे है, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, और किससे ज्यादा है भाई, वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम है ना, बट किससे लेस है इसकी एनर्जी, मोबेलिडियम से। सो मोबेलिडियम डोंट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो अगला सुन भाई, अगला है कि इसमें आपको शो करके दिखाना है कुछ, इसने बोला सुन भाई, व्हाट रीजन लेड डी ब्रोगली टू पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ द मैटर वेव्स। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि डी ब्रोगली ने अपने कंसेप्ट को क्यों रखा, क्योंकि
उसका मानना था कि जो ये नेचर है सिमेट्रिकल नेचर है, इस दुनिया में हर एक चीज़ जो है वो कैसी है, एक जैसी है। तो उसने बताया कि जो फोटोन है वो जब फोटोन चलता है तो वो भी क्या करता है, वेव नेचर लेके चलता है। फोटोन एक पार्टिकल नेचर की तरह चलेगा और उसके साथ क्या बनेगी, वेव नेचर एसोसिएट करेगा, और उसी वेव को क्या बोला उसने, मैटर वेव्स बोला। सुनिए आगे इसमें, तो इसने ना हमें कुछ प्रूफ करवाने के लिए बोला है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर है 40। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, आराम से सुनिए। इसने बोला है आपसे कि वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज लैम्डा। तो बेटे जो फोटोन की वेवलेंथ है गुड़िया, उसने वो हमें कितनी दे रखी है, दिस इज लैम्डा। और इसने बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए मास m हैविंग द सेम वेवलेंथ, मतलब फोटोन की वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ दिस इज लैम्डा डी, ये दोनों कैसी है, सेम है। और इसने बोला है बेटे हमसे कि आपको ये शो करके दिखाना है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन जो होता है वो कितने गुना है, तो आंसर है 2 लैम्डा एम सी अपॉन में एच टाइम्स है किसके, काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जो निकल के आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो अब जरा शुरुआत करते हैं जी, ये प्रूफ करना है जी हमने, और हमें सिर्फ ये बोल रखा है कि फोटोन जो है ये क्या है, फोटोन की वेवलेंथ अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर है तो ये प्रूफ करके दिखाइए कि जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है वो इतने गुना होती है किसके, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के। तो कौन ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी या फोटोन की एनर्जी, फोटोन की। तो देखो जी, तो सबसे पहले आ जाओ फॉर फोटोन एनर्जी ऑफ द फोटोन। आपको हमेशा ये फार्मूला लिखना है जब भी कुछ प्रूफ कराएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का हमें फार्मूला पता है, E इक्वल टू एस सी अपॉन में लैम्डा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी के लिए आ जाओ, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और बेटे डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2 KEM। कोई दिक्कत? तो मैं ऐसे एनर्जी निकाल सकता हूँ, दोनों को डिवाइड कर लूंगा, रेशो आ जाएगा ना, मुझे इससे पता चल रहा है डिवाइड करना है। तो अगर गुड़िया इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटे तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 2K इंटू एम, तो K को इधर ले जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर, ये तो आएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइड करो, नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं यहाँ पर तो कितना आ गया, एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा अपॉन में एच स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2m लैम्डा स्क्वायर। तो नहीं है, इस लैम्डा से लैम्डा कट गया, एक एच से ये एच गया, तो ये ऊपर नहीं आ जाएगा, तो आ गया 2m लैम्डा सी अपॉन में एच। इसको इधर ले जाओ, तो अगर इसको लेके आएंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 2 लैम्डा एम सी अपॉन में एच इंटू में काइनेटिक एनर्जी। और इसने कुछ मांगा, कुछ कैसा था, नहीं है बेटे समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, उसने बोला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। आराम से सुनना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, लाइट ही तो है, तो लाइट की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, मतलब फोटोन की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा। वो लाइट किसी एक मेटल सरफेस से पड़ रही है, लेकिन उसका वर्क फंक्शन कैसा है, नेग्लिजिबल है। कैसा है, नेग्लिजिबल। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखो, ये एक लाइट है, ये एक मेटल सरफेस से पड़ रही है, और लाइट की जो एनर्जी होती है वो होती है एस अपॉन में लैम्डा, दिस इज नोन एज क्या, फोटोन। और जिस मेटल में पड़ रही है उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 0। तो हमें बताना है कि इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैविंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1, तो अगर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो, लैम्डा डैश हो, तो बेटे हमें ना ये प्रूफ करना है कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना लैम्डा, वो कितना होता है 2mc अपॉन में h इंटू में कितना होता है, लैम्डा 1 स्क्वायर होता है। ये डैश, लैम्डा डैश जानते हैं जी, ये प्रूफ करना है, करेक्ट। क्वेश्चन समझ आया? एक लाइट पड़ रही है फोटोन की, ये एनर्जी है बेटे,
और वो जब एक मेटल सरफेस से बटे उसका वर्क फंक्शन इतना हो, 0 हो, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा डैश हो, तो ये प्रूफ करो कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो इतनी होती है। तो देखो जी शुरू करते हैं, आइए। तो लाइट की एनर्जी फॉर फोटोन बाय आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, E माइनस डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट तो 0 हो गया, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी अभी किसके इक्वल है, एस सी अपॉन में लैम्डा। इक्वेशन फर्स्ट डाल दूं। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2 ke m। तो के की वैल्यू पुट कर ले ऊपर से, पुट फ्रॉम फर्स्ट। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2। समझ में आना क्या कर रहे हैं, जो बोल रहा हूँ क्या मेरे सही है। के ई की वैल्यू रख एस सी अपॉन में लैम्डा इंटू में एम। नहीं आया भाई समझ में। तो मैं इसमें से एक अंडर रूट एच से ये एच काट सकता हूँ। अच्छा आ गया समझ में, इस अंडर रूट एच से कट जाएगा। देखो मैं इसको ये भी दे सकता हूँ अंडर रूट एच इंटू में अंडर रूट एच, और ये कितना है अंडर रूट 2 cm अपॉन में लैम्डा, और इस लैम्डा को भी हम ऊपर ले जा सकते हैं भाई, अंडर रूट में लैम्डा है ना, तो अंडर रूट में लैम्डा, और नीचे कितना ये हो गया जी, और कितना है इसको साथ में लिख लो अंडर रूट एच। अंडर रूट एच से कट गया, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट में एच सी एच लैम्डा अपॉन में 2cm। अब स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायर इज इक्वल टू एच लैम्डा अपॉन में 2cm, इसे इधर ले जाओ, तो 2cm अपॉन में h इंटू में लैम्डा डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। कुछ मांगा फैश ने शायद, नहीं बेटे समझ में। अगला क्वेश्चन सुन 42 देखिए जी, इसने बोला है कि रेड लाइट हाउएवर ब्राइट इट इज कैन नॉट प्रोड्यूस द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लीन जिंक सरफेस। अगर हम एक रेड लाइट को अगर किसी एक जिंक की सरफेस पर डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, जबकि अल्ट्रावायलेट को डालते हैं तो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट की एन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किससे, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी से। मतलब अल्ट्रावायलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, जबकि रेड की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो एक मेटल सरफेस पे पड़ रही है और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है जी। उसने बोला एज्यूमिंग द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इज नेग्लेक्ट प्रूव दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज इतना। अबे ये तो है ये वाला ही, ये तो प्रूफ करवा रहा है ये। इसको ये जो एच लैम्डा अपॉन में अंडर रूट है ना बेटा, ये अंडर रूट है यहाँ पे, इस पर अंडर रूट चढ़ा लो, अंडर रूट मेंशन नहीं है इसमें, ठीक कर लो इसको। हो गया, मिसप्रिंट था उसको ठीक कर लेना। अगला देखिए 43, ये क्वेश्चन कौन बताएगा, वेरी गुड, सब बोन में चाह रहे हैं। शोइंग द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रॉबी पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन फॉर द टू सेंसिटिव मटेरियल। देखो जी, और ये न्यू है, ये ए है और ये बी है। सुन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, इसकी हमने मान ली न्यू नॉट डैश, और ये कितना है न्यू नॉट मान ले, चल इसको, इसको मान लिया न्यू नॉट डैश, चले भाई। तो इसने बोला है कि भाई जो न्यू नॉट है वो कम है किससे, न्यू नॉट डैश से। अब क्वेश्चन सुनो क्या था, बताना इन दोनों में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, विच वन हैविंग द हायर वर्क फंक्शन, न्यू नॉट का। क्यों? क्योंकि हमें देख के पता चल रहा है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, न्यू नॉट डैश इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो अगर मैं इसे एस से मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ तो वर्क फंक्शन, अरे यार वर्क फंक्शन ज्यादा नहीं आएगा न्यू नॉट डैश का, किससे, वर्क फंक्शन से। अरे तो इसी का तो वर्क फंक्शन ज्यादा आ रहा है, तो वर्क फंक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए। दिमाग नहीं समझ में आया, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बेटा उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा, एच न्यू नॉट। अगला, इससे हमें क्या पता चला स्लोप के बारे में, इन दोनों में से स्लोप
किसका जा रहा है, दोनों का एक बराबर एच अपॉन में ई। और बता इसका इंटरसेप्ट, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट एट ए ऑन द, इसका इंटरसेप्ट की वैल्यू बता कितनी होगी, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अपॉन में ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ देयर इंटरसेप्ट। नहीं आ भाई समझ में? तो क्या दोनों के इंटरसेप्ट बराबर होंगे, आंसर है नो, क्योंकि दोनों का डब्ल्यू नॉट अलग अलग है। सुना गया बेटे बात? ठीक है बेटे जी, ये